अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नया लॉन्ग नॉवल शुरू करने जा रही हूँ वो है मुझे रूठने ना देना, जो कि तहरीर है निगत अब्दुल्ला की। ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल भी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 1। नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे नॉवेल्स लाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की रात थी, कदरे ठंडी और पुरसकून सी। दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद शाम में हवा ने कुछ इटखलियाँ शुरू की थी। मोतिया और रात की रानी को छूकर जब आंगन का रुख करती पूरी फिजा महकी हुई सी लगती थी। रबिया ने सरे शाम ही कुलसूम और हुमा के साथ मिलकर आंगन में छिड़काव कर दिया था। फिर लाइन में से चारपाइयाँ बिछाकर इन पर खेत बिछा दिए थे। रोजाना की तरह ये काम करते इन तीनों बहनों ने आपस में छेड़छाड़ नहीं की थी और ना ही छिड़काव करते एक दूसरे पर पानी फेंका था। एक दूसरे से नजरें चुराई, बस खामोशी से हर काम किया। और तो और अम्मा भी खामोश थी। ना कोई हिदायत, ना सर्जिश। बरामदे में रखे तख्तपोश पर बैठे जाने किन सोचों में गुम थी। इनकी आंखें एक ही नुक्ते पर मरकूज थीं और चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरों का जाल था। किसी किसी वक्त एक तवील सांस आह की सूरत में उनके होठों से खारिज होता तो चारपाइयों पर खेल बिछाते उसके हाथ वहीं रुक जाते और वो तजीदा नजरों से अम्मा की तरफ देखने लगती। छोटी आपा गर्मी के बावजूद कमरे में बंद थी। कोई और वक्त होता तो अम्मा उन्हें आवाज पे आवाज दिए जाती, लेकिन इस वक्त तो जैसे वो उन्हें पुकारते हुए भी डर रही थी। गो के अम्मा कसूरवार नहीं थी और कसूरवार तो कोई भी नहीं था। फिर भी जब कभी ऐसी कोई बात होती, छोटी आपा का मूड बिगड़ता और हर एक अपने आप को उनका मुजरिम तस्वर करने लगता। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं इस घर के और खास कर छोटी आपा के दिल दर्द समेट लेती। दिन में कितनी बार उसने इस अंदाज में सोचा था। अब भी खुले आसमान पर दूर तक नजरें दौड़ाते हुए उसने दिल ही दिल में दोहराया। फिर उसकी नजरें सितारों के झुरमुट पर जम गईं, जो एक दूसरे के लिए बेहद करीब होने को इशारा कर रहे थे। कुछ शरीर सा अंदाज था, जलते बुझते जैसे आंखों से एक दूसरे को इशारे कर रहे हों। रोजाना सितारों के झुरमुट को देखते उसके होंठ आप ही आप मुस्कुराने लगते थे और उनके दरमियान जब वो चांद का तस्वर करती तो एक चेहरा नमूदार होकर कितने सुहाने ख्वाब उसकी पलकों पर उतारा करता। फिर बकिया तमाम रात वो उन ख्वाबों की सरजमीन पर उसका हाथ थामे बहुत दूर तक निकल जाती और ख्वाब तो वो अब भी सजाना चाहती थी, हर तरफ से बेनियाज होकर। कुछ देर को हकीकी जिंदगी की तलखियां भुलाकर कुछ सुहाने ख्वाब ही सजा ले, लेकिन दिल इतना बोझल हो रहा था कि कोई अच्छी बात सोची ही नहीं गई। सितारों के झुरमुट से सफर करती हुई उसकी नजरें अपने आंगन का तवाफ करने लगीं। किचन के दरवाजे के पास पेडिस्टल फैन रखा था और उसके सामने सबसे पहले अब्बा मियाँ की चरपाई थी। उनसे कुछ फासले पर कुलसूम और हुमा, फिर वो खुद थी। अम्मा की चरपाई सरहाने की तरफ थी और छोटी आपा बरामदे में तख्तपोश पर सो रही होती थी। पिछले साल जब बड़ी आपा की शादी नहीं हुई थी तो अम्मा के पैरों के पास उनकी चरपाई बिछा करती थी। उसने बारी बारी सबको देखा। अभी तो रात का पहला पहर था और सब सो रहे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी करवट बदलकर जबरदस्ती आंखें बंद कर लीं। अब्बा मियाँ यानी इकराम अली एक सरकारी मुलाजिम थे, नहायत शरीफ, ईमानदार और खुदा की रज़ा में राज़ी रहने वाले। कभी कोई शिकवा उनकी ज़बान से निकलते नहीं सुना गया था। हमेशा शुक्र का कलमा पढ़ते नजर आए। थी तो अम्मा भी तकरीबन उन्हीं की तरह, लेकिन कहीं कहीं मुकद्दर से शाकी नजर आती थीं। कुदरत ने उनकी झोली में ये के बाद दीगरे 5 बेटियां डाल दी तो बेटे की आरजू में शिकवा तो उनके लब पर आना ही था। अब तक हसरत से कहती, क्या था जो अल्लाह मियाँ एक बेटा दे देता, बुढ़ापे का सहारा तो हो जाता। बेटियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं, अपने अपने नसीब का दाना चुगेंगी और उड़ जाएंगी। और दूसरा शिकवा उन्हें अपनी गरीबी से था, लेकिन यह शिकवा उनके लबों पर शाज़ो नादिर ही आता था। बज़ाहिर वो मुतमईन ही नजर आती थी। अब्बा मियाँ की लगी बंदी मामूली सी तनख्वाह और घर में 5 बेटियां जो ककड़ी की बेल की तरह दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। और इसी हिसाब से महंगाई भी। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में जिस तरह अम्मा घर का खर्च चलाती थीं ये उनका ही कमाल था। और इस बात के अब्बा मियाँ भी मोतरफ थे, क्योंकि वो तो तनख्वाह अम्मा के हाथ पर ही रखकर बरी ज़िम्मा हो जाते थे। लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर था कि इस मामूली सी रकम में पूरा महीना चलाना किस कदर मुश्किल काम है। और फिर लड़कियां भी सब पढ़ने वाली थीं। अम्मा इन औरतों में से नहीं थीं जो हर वक्त तनख्वाह की कमी और महंगाई की ज्यादती का रोना रोकर घर का सकून बर्बाद करती हैं। उन्होंने औलाद के सामने कभी ऐसा कोई तस्करा नहीं किया। उनकी शख्सियत में बुर्दबारी थी और खुददारी इस हद तक कि महीने के आखिरी दिनों में चटनी रोटी पर गुजारा कर लेती, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ना कभी हालात से तंग आकर अब्बा मियाँ को उनकी कमाईगी का ताना दिया। इन तमाम बातों के साथ शायद इनके अंदर कहीं खुशहाल और आसूदा जिंदगी की ख्वाहिश ज़रूर थी, जिसका इजहार उन्होंने यूं तो कभी नहीं किया, लेकिन
जब बड़ी आपा के लिए प्याम आने शुरू हुए तो उनकी दबी ख्वाहिश इस तरह सामने आई कि वो हर आने वाले प्याम को बड़ी सहूलत से रद्द कर गईं। नेक वक्त, आखिर तुम चाहती क्या हो? एक दिन अब्बा मियाँ ने पूछ ही लिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ इकराम अली कि मेरी बेटी अच्छे खाते पीते घर में ब्याही जाए। अम्मा को साफ हुई अम्मा की साफ गोई पर अब्बा मियाँ कितनी ही देर तक सर झुकाए बैठे रहे। देखो ना इकराम अली, अम्मा कहने लगी, हम तो जो बुरी भली जिंदगी गुजार ही चुके, अब कम से कम बेटियों के लिए तो अच्छा सोचें। इस घर में हमने अपनी बच्चियों को दिया ही क्या है सिवाय तालीम के, न अच्छा पहनाया न अच्छा खिलाया। तो क्या इनकी ख्वाहिश ना होगी अच्छा पहनने और अच्छा खाने की? इनके नसीब में अगर अच्छा पहनना और अच्छा खाना लिखा होगा तो ज़रूर मिलेगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? अम्मा उन्हें निशान से समझाते बोले। मुझे फिक्र करनी है, अम्मा अपनी बात पर जोर देकर बोली। मैं अपनी बेटी को किसी क्लर्क से ब्याह कर इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो सकती कि इसके नसीब में क्या होगा, कि इसके नसीब में होगा तो वो क्लर्क मैनेजर बन जाएगा या किसी मिल का मालिक। नहीं इकराम अली, अपनी सारी जिंदगी तो कभी सर और कभी पाँव ढांपते के चक्कर में गुजर गई। अब बेटियों के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, तुम यही कहोगे कि कहीं बेटियों की उम्रें ना निकल जाएं। बेशक निकल जाएं, यहाँ दाल रोटी खाकर चैन की नींद तो सोती हैं। अगर दूसरे घर में भी यही हालात रहे तो चैन की नींद भी नहीं मिलेगी। अब ये अकेले रहने में भी कोई तरद्दुद नहीं। अगले घर में ऐसे हालात हुए तो 100 बिखेड़े होंगे, अपनी कम और घर की ज़्यादा फिक्र। और सब बच्चे होंगे तो इनके लिए जान मारते ज़रूर सोचेंगी कि हमें सारी ज़िंदगी में मिला ही क्या। माँ बाप के घर भी हर चीज़ को तरसते रहे और यहाँ भी कुछ ना मिला। तुम्हारी बात ठीक है। अब्बा मियाँ कुछ देर सोचते रहने के बाद बोले, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक बड़ी के लिए जितने पैगाम आए हैं वो सब मौजूद और मुनासिब थे। जावेद, खालिद, कासिम, क्या बुराई थी इन सब में? पढ़े लिखे, नेक और सबसे बड़ी बात के शरीफ खानदानों से थे। मैं मानती हूँ ये सब खूबियाँ हैं इनमें, लेकिन जो खूबी मैं चाहती हूँ वो किसी में नहीं थी। अम्मा हाथ उठाकर फैसला कुन लहजे में कहती, गोया पैसे को तुम खूबी मानती हो? अब्बा मियाँ हंसते हुए बोले, हाँ, अम्मा ने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। तुम खामखा मजाक उड़ाया करो, कुछ भी कहो। मेरे नज़दीक ये बड़ी खूबी है और सुन लो, मेरी बेटियां वहीं ब्याही जाएंगी जिसमें यह खूबी होगी। नेकबख्त, इस घर की करता धरता तुम हो। अब्बा मियाँ ने हथियार डाल दिए। स्याह सफ़ेद की मालिक हो, जो मुनासिब समझो करो, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक खूबी को देखते हुए बकिया बातों को नज़रअंदाज मत कर देना। फिक्र मत करो इकराम अली, देखभाल कर ही करूंगी। अम्मा ने खुद मुतमईन होकर अब्बा मियाँ को भी इत्मीनान दिला दिया था। मेरी बेटियां हज़ारों में नहीं लाखों में एक हैं। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घरदारी का सलीका भी है, और फिर खुदा की ज़ात से नाउम्मीद भी नहीं हूँ मैं। अब जबकि इस घर में पत्थर आने ही लगे हैं तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा पत्थर ज़रूर आएगा जो हर लिहाज से मेरी बेटी के लिए मौजू होगा। बड़ी आपा पहलोटी की औलाद थी, खासी खुशशक्ल थी, दरमियाने कद के साथ जिस्म सडोल था। मिजाज में ठहराव बल्कि बहुत हद तक गम-सखन कही जा सकती थी। बस एक धीमी मुस्कान जो हर दम उनके होठों पर सजी रहती। पिछले साल उन्होंने बीए किया था। इसके बाद घरदारी में मसरूफ़ थीं। गो कि उनके लिए पैगाम तो उसी वक्त आना शुरू हो गए थे जब वो बीए में पढ़ रही थीं। लेकिन क्योंकि कोई अम्मा के मयार पर पूरा नहीं उतरता था, इसलिए पहले उनकी पढ़ाई का बहाना करके टालती रही। फिर जब ये उज़र भी नहीं रहा तो सहूलत से मना करती रही। मगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहा, यानी अम्मा को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता साल बुआ जो रिश्ते करवाने का काम करती थीं, आसिम बेग का पैगाम ले आईं, जो हर लिहाज से अम्मा के मयार के मुताबिक था। आसिम बेग एक बैंक में मैनेजर थे। कुंबा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक अम्मा और एक छोटा भाई। घर भी ज़ाती था और ज़िंदगी की मज़ीद सहूलतें भी हासिल थीं। अम्मा की सोच बहुत ऊंची नहीं थी, बस बेटी खुशहाल हो और मामूली मामूली चीज़ों को तरसना ना पड़े। इस लिहाज से आसिम बेग नहायत मुनासिब लगे। उन्होंने अब्बा मियाँ से मशवरा किया और कुछ छानबीन के बाद हामी भर ली। यहाँ किस्मत ने अम्मा का साथ दिया, या फिर बड़ी आपा ही किस्मत की धनी निकली थी कि हासिम बेग की वालदा उन्हें देखते ही उन पर ऐसी लट्टू हुई कि 3 कपड़ों में उन्हें ब्याह कर ले जाने पर तैयार हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अम्मा उन्हें 3 कपड़ों में रुखसत कर देती। सारी ज़िंदगी जो जमा किया इसमें से बड़ी आपा का हिस्सा निकाल कर अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें रुखसत कर दिया। उनके मुस्तकबिल की तरफ से तो अम्मा ने पहले ही इत्मीनान कर लिया था। फिर जब कुछ दिनों में उन्होंने बड़ी आपा का रंग रूप देखा जो उनकी आसूदगी का कमाल था, तो उन्हें इत्मीनान हो गया। फिर छोटी आपा थी, शक्लो सूरत उनकी भी अच्छी थी और रंगत बाकी तमाम बहनों से साफ। इस पर घने स्याह बालों की लंबी सी चोटी उनकी कमर पर नागन की तरह लहराया करती थी। कद भी ऊंचा था, लेकिन एक खामी जिसने उनकी खूबसूरत शख्सियत को दागदार कर दिया था, वो उनकी एक टांग का नुक्स था। बचपन में सड़क पार करते हुए कहीं साइकिल रिक्शे ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। फिर डॉक्टरों की लापरवाही कि हड्डी सही जगह जमाए बगैर प्लास्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी चाल में थोड़ा
लंग लंगपन आ गया था शुरू में, बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे सालों में छोटी आपा ने अपने ऐप को कोई अहमियत नहीं दी। हालांकि बचपन में आस पड़ोस के बच्चे उन्हें लंगड़ी कहकर छेड़ा भी करते थे। एक बार वो दिल बर्दाश्त होकर बहुत रोई, लेकिन अब्बा मियाँ ने इतनी नरमी से उन्हें समझाया कि फिर कभी उन्होंने किसी के छेड़ने पर बुरा नहीं मनाया। वैसे भी वो गैर मामूली ज़हीन थी, पढ़ाई में सबसे आगे, हमेशा हर क्लास में अव्वल आती थी, और मैट्रिक से तो उनकी बाकायदा पोजीशन चली आ रही थी। इसी साल उन्होंने बीएससी किया था। वो आगे भी पढ़ना चाहती थीं, और उनकी ज़हानत और तालीमी रिकॉर्ड को देखते अब्बा मियाँ की ख्वाहिश भी यही थी कि वो आगे पढ़ लें। लेकिन एक तो हालात इजाज़त नहीं देते थे, दूसरे अम्मा भी राज़ी नहीं हुईं, और अम्मा से खिलाफ तो इस घर का कोई फ़र्द भी नहीं करता था। यूँ छोटी आपा घरदारी में लग गईं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब जब रोज़ छोटी आपा को देखने कुछ ख़वातीन आईं, और उन्होंने महज उनके पैर के नुक्स की वजह से उन्हें रद्द किया, उस रोज़ से छोटी आपा का मिजाज बदल गया। वो जो हर एक का मजाक अब तक बड़े ज़ब्त से सहती आ रही थी, इस मकाम पर शायद ज़ब्त का दामन हाथ से छूट गया। और फिर एक बार नहीं, बार-बार ऐसा ही हुआ। अपने ठुकराए जाने की फांस दिल में ऐसी चुभी कि वो हंसती मुस्कुराती छोटी आपा जाने कहाँ जा सोई थी कि फिर ढूंढने से भी ना मिली। गो कि अम्मा ऐसे मौक़ों पर इस किस्म के जुमले बोला करती थीं। मेरी सूफिया के लिए क्या कमी है, देखना किस शान से ब्याहूंगी। ये सब अकल के अंधे, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मेरी बेटी कितनी भगवान है। और छोटी आपा नादान नहीं थी, जानती थी कि ये सब दिल बहलावे की बातें हैं, और अम्मा जैसे बचपन में उन्हें ऐसी बातों से बहला लिया करती थी। समझती थी कि अब भी वो बहल जाएंगी, और बहलना तो दूर की बात, छोटी आपा तो हत्ते से ही उखड़ जाती। जिंदगी में कभी अम्मा के सामने जुबान नहीं खोली थी, लेकिन अब तो ऐसी ऐसी बातें सुना चाहती कि अम्मा हैरान परेशान पूरा मुंह खोले उनकी तरफ देखती रह जाती। और छोटी आपा इसी पर बस नहीं करती थीं, पहले खूब बोलतीं, इसके बाद उसी हिसाब से उनका रोना शुरू हो जाता। आखिर में चादर ओढ़कर जो लेटतीं तो फिर किसी की हिम्मत ना होती उन्हें उठाने की। और आज जो घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, और रात का खाना खाते सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए थे, तो इसकी वजह यही थी कि दोपहर में बुआ कुछ खवातीन को लेकर आ गई थीं। उन्होंने छोटी आपा को देखा और बज़ाहिर पसंद भी किया, लेकिन छोटी आपा उनके सामने से जलती हुई कमरे से निकलीं तो खवातीन की नज़रें दरवाजे तक उनका ताक़ुब करती गई थीं। फिर उन्होंने बुआ को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हों, क्यों बीबी, हमें पहले से आगाह क्यों ना किया कि लड़की लंगड़ी है। बुआ अपनी जगह चोर सी नज़र चुरा गई थीं, और अम्मा ख्वामखा गुज़रे दिनों को याद करते छोटी आपा के साथ होने वाले हादसे को दोहराने लगीं। फिर जिस तरह वो खवातीन नाक मुँह चढ़ाती हुई गईं, उससे अंदाज़ा हो गया कि वो दोबारा नहीं आएंगी। और गनीमत हुआ कि आज अम्मा ने छोटी आपा को बहलाने की खातिर अपने मखसूस जुमले नहीं बोले, बस एकदम से खामोश हो गई थीं। और छोटी आपा ने भी चुपचाप चादर में पनाह ले ली थी। तीसरे नंबर पर वो थी, यानी राबिया इकराम अली। गो के शक्ल सूरत और आदात और अतवार में बाकी बहनों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, बस कहीं कहीं थोड़ा फ़र्क नज़र आता था, और यही फ़र्क उसे बाकियों में मुमताज़ भी करता था। सरोकत और सुर्खी माइल गंदमी रंगत में एक ख़ास कशिश थी, चेहरे पर नरमी थी और आंखों में संजीदगी। शायद इसके अलावा भी कोई और बात ज़रूर थी, जो इसे पहले ही गैर इरादी नज़र का हकदार ठहराती थी, क्योंकि सब बहनें साल 2 साल के फ़र्क से तालीमी मैदान में थीं। बड़ी आपा बीए करके निकली तो छोटी आपा बीएससी में आ गई थी, और छोटी आपा फारिग हुई तो अब वो बीए में थी। पढ़ाई में भी बस नॉर्मल थी, इम्तिहान सर पर होते तो जी जान से मेहनत करती, फर्स्ट डिवीजन ले आती। छोटी आपा की तरफ बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थी। उसकी एक अलग थलग सी आदत ये थी कि वो अक्सर बैठे बैठाए खो जाया करती थी। कहीं तितली देखी तब, कहीं फूल खिला तब, कभी कोई बच्चा, गलत जो चीज़ उसे अच्छी लगती या मुतासिर करती उसे देखते वो खो जाती थी। नज़रें उस चीज़ पर मरकूज़ किए पता नहीं जहन साथ देता था कि नहीं, वो जैसे अपने आप में नहीं रहती थी। कुछ तन्हाई पसंद भी थी, और तन्हाइयों में सोचना अच्छा लगता था। गुज़िश्ता साल तक तो इसकी सोचें घर के अफराद तक ही महदूद थीं। नरम दिली के बायस घर के मसाइल को समझती और इन पर कुटती भी थी। खास तौर पर छोटी आपा के बदले रवैये ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। वो छोटी आपा को कसूरवार नहीं समझती थी। जो लोग जिम्मेदार थे, उसे उन पर अफसोस होता था। गुज़िश्ता साल तक उसकी सोचें बस इस हद तक ही महदूद थीं, फिर अचानक उनमें एक और रंग शामिल हो गया। कुछ सो कुछ शोखसा रंग पहले दिल के दरवाज़ों पर दस्तक दी और फिर ईवानों में जा बसा। वो हैरान थी और परेशान भी कि उसके साथ यह हादसा क्यों कर हुआ। अब्बा मियाँ, अम्मा या किसी को भी पता चला तो सब क्या सोचेंगे। इस घर में कोई निराली तो नहीं बड़ी हुई। इससे पहले 2 लड़कियां और भी इस उम्र को पहुंच चुकी हैं, और उनके साथ तो कभी कोई बात मंसूब नहीं हुई। और वो अपने बारे में सोचते वो डरने लगती थी कि अगर जो किसी ने उसकी आंखों में चेहरे का अक्स पा लिया तो क्या होगा। वो एक चेहरा जो पहली नज़र में उसे अच्छा लगा था, और अपनी आदत के मुताबिक उसे देखते वो खोसी गई थी कि गिरदो पेट का होश ही न रहा। वो चेहरा साकिब हसन का था।
साकिब हसन उसकी दोस्त अनीला का भाई था। अनीला उसी साल किसी दूसरे शहर से माइग्रेट होकर उसके कॉलेज में आई थी और शायद रास्तों से नाशनाई की बिना पर साकिब हसन उसे कॉलेज से लेने आया था। वो उस वक्त कॉलेज गेट से निकल रही थी कि बिला इरादा उसकी नज़र साकिब हसन की तरफ उड़ गई थी और फिर उसे अपने इतराफ़ की खबर ना रही। बिना पल के झपकाए वो उस यूनानी देवताओं का सा हुस्न रखने वाले शख्स को देखे गई। इसमें उसके इरादे को कोई दखल नहीं था। बस पता नहीं कैसे वो बेबस हो जाया करती थी। उसे तो ये ख्याल भी नहीं आया कि जो हरकत उसे सरदर्द हो रही है वो गलत है। ये ख्याल तो बहुत बाद में आता था। बहरहाल उस रोज़ साकिब हसन ने पहली गैर इरादी नज़र के बाद इरादी नज़र उस पर डाली जिसकी वो हकदार थी और उसे यूं अपनी तरफ देखते पाकर वो मुस्कुराया भी था। लेकिन वो अपने आप में कहाँ थी जो उसके मुस्कुराने का बुरा मानती या झेप जाती। वो तो इस वक्त उसी तरह खड़ी जब तक साकिब हसन अनीला को लेकर ना चला गया। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। शुरू शुरू में दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहे, फिर मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और इसके बाद फासले सिमटने लगे। अब दोनों एक चांद दो कालिब थे। वो बड़े एतमाद से उसके संग कॉलेज से बस स्टॉप तक फासला तय करती थी। इस दौरान अनीला जानबूझकर कहीं पीछे रह जाती। पहले पहल इस रास्ते की हमसफरी ने उसे बुज़दिल बना दिया था। हर वक्त एक धड़का लगा रहता कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई आशना चेहरा अचानक सामने ना आ जाए, कहीं जो बात अब तक राज है सरेआम आकर रुसवा न कर दे। फिर शायद कि उसकी मोहब्बत का एजाज़ था कि सब डर के अंदेशे और खदशे कहीं पसे मंज़र में चले गए थे और जो बुज़दिल था एकदम बहादुर बन गई और जो बुज़दिल थी एकदम बहादुर बन गई थी। जो होगा देखा जाएगा। और ये सबक यकीनन उसी ने सिखाया था जो मर्द था और जिसे रुसवा होने का कोई खदशा भी नहीं था। इसके बाद चौथे नंबर पर कुलसूम थी। इसके बाद हुमा। ये दोनों क्योंकि अभी लड़कपन की हदूद में थीं, इसलिए खासी लाउबाली, नटखट और शरारती थीं। इस घर में खामोश फिजाओं में अगर कोई हलचल मचती तो कुलसूम और हुमा की वजह से। हर बात से बेनियाज दोनों का ज़्यादा वक्त बातें करने और सबको हंसाने में गुजरता था। कभी कभी अम्मा टोकती भी थीं कि इतना ज़्यादा ना हंसा करो, लेकिन अब्बा मियाँ उनकी तरफदारी करते हुए अम्मा को मना करते। नेक वक्त मना मत किया करो इन्हें, इन्हीं के दम से तो इस घर में जिंदगी के आसार नजर आते हैं। दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने अरूज पर थी। साकिब हसन रोजाना की तरह मायूस और नामुराद घर में दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर किसी का सामना करने के बजाय चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पंखा फुल स्पीड से खोलकर उसने अपने पैरों को जूतों से आज़ाद किया। फिर कमीज के बटन खोलता पलंग पर सीधा लेट गया था। पूरा बदन जो पसीने से भीगा हुआ था, उस पर पंखे की हवा एसी का काम दे रही थी। आंखें बंद थीं तो कुछ देर को वाकई अपनी औकात भूल गया। यूं लगा जैसे किसी आलीशान बंगले के या खबस्ता बेडरूम में महवे ख्वाब हो। वो तो जब पसीना खुश्क हुआ और पंखे की हवा मामूल के मुताबिक कुछ गर्म सी महसूस होने लगी, तब उसने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। पहले अपने अतराफ में नजर दौड़ाई, फिर तवील सांस लेते तकिया ऊंचा किया और नींद दराज होते सोचने लगा, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। अब तो अम्मा और अब्बा के सामने जाते हुए भी शर्म आने लगी है। कितनी आस से देखते हैं वो दोनों, जैसे अभी मैं उन्हें नौकरी मिल जाने की नवीद दूंगा। 6 महीने पहले उसने अपनी तालीम मुकम्मल की थी और उसके फौरन बाद ही वो जॉब की तकदों में लग गया था, लेकिन अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। घर का सबसे बड़ा लड़का होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर थीं और बस इसी के आस लगाए सब बैठे थे। कोई एक फर्द तो था नहीं। अब्बा जो रिटायर हो चुके थे, अम्मा, 3 बहनें और एक भाई। जब से अब्बा रिटायर हुए थे घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। आमदनी के नाम पर सिर्फ उनकी पेंशन थी और इतनी रकम में घर की गाड़ी चलना किसी तरह भी मुमकिन नहीं। अम्मा ने फौरन ही मशीन संभाली। बड़ी दोनों बहनें पढ़ाई छोड़कर घर बैठ रहीं। अलबत्ता अनीला को पढ़ने का शौक था और वो किसी तरह से दस्तबरदार ना हुई। फिर आकिब था जो अभी मैट्रिक में पढ़ता था। एक तरह से मसाइल का बारे किरदां और वसाइल कुछ भी नहीं थे। फिर बहनें भी शादी की उम्रों को पहुंच चुकी थीं और ये सब उसी को करना था। ये सारे मसाइल देखते वो चाहता था कि कोई अच्छी जॉब मिले जो उसके सारे मसाइल को पल में नहीं तो रफ्ता रफ्ता ज़रूर हल कर दे, और ऐसी नौकरी जिसकी मामूली सी तनख्वाह में पूरा महीना चलना भी मुश्किल नज़र आता। अगर मिलती भी तो उसने कबूल नहीं की। और फिर जब से राबिया उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो अपने बारे में भी सोचने लगा था। लेकिन ये ख्याल ज़रूर था कि बहनों के फ़र्ज से सुबकदोश होने के बाद ही वो अपने लिए कुछ कर सकेगा, और इन फ़राइज़ से ओहदा होने में पता नहीं कितना वक्त लगे, साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा। और क्या इतना अरसा राबिया उसका इंतज़ार कर सकेगी? यह ख्याल आज अचानक ही उसे आया था, इस वक्त जब वो हर तरफ से मायूस होकर घर लौट रहा था। और अब वो इस नहज पर सोचने लगा। राबिया उसकी मोहब्बत थी और वो उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे पाने के लिए ज़रूरी था कि वो जल्द से जल्द ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो, बल्कि बहनों की जिम्मेदारियों से भी फारिग हो जाए। और यहाँ रहकर तो ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। इतनी कम मुद्दत में वो सब कर ले। क्यों ना मैं कहीं निकलने की कोशिश करूं, मिडल ईस्ट या कहीं और। उसने सोचा और सोच के साथ ही टूटती आस फिर से बनने लगी थी।
बाहर जाकर तो जैसे लोगों के हाथों में अलादीन का चिराग आ जाता है। देखते ही देखते छोटे घरों की जगह बड़े 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 घर तामीर हो जाते हैं। यकीनन मैं भी एक साल में अपने सारे मसाइल से निकल कर राबिया के लिए एक बड़ा सा घर ले ही लूंगा। और एक साल कोई इतना ज्यादा तो नहीं होता, पलक झपकते में गुजर जाता है। मैं राबिया से कहूंगा। भाई, वो जाने क्या कुछ सोचे जा रहा था कि अनीला ने दरवाजे में झांक कर उसे पुकारा। वो चौंका, फिर सवालिया नजरों से देखने लगा। अम्मा खाने के लिए बुला रही हैं। अनीला ने कहा तो वह तवील सांस लेता उठ खड़ा हुआ, फिर उसके साथ ही कमरे तक आया। दस्तरखान पर सब लोग बैठ चुके थे, वो भी खामोशी से बैठ गया था। तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला, अम्मा सालन का डोंगा उसके आगे रखते बोली। मैं अपने कमरे में चला गया था, वो धीरे से बोला। कुछ काम बना? अम्मा ने उसे बगौर देखते पूछा। काम बनता तो सीधा अपने कमरे में क्यों चला जाता, पहले तुम्हें इत्तला ना देता? उसका जवाब अब्बा ने दिया तो फिर वो बुरा मानते हुए बोली। जरूरी तो नहीं कि पहले मुझे इत्तला करता, आखिर थका हुआ आया था, कुछ देर आराम करने लेट क्या होगा। बस करें अम्मा, उसने टोक दिया। अब्बा ठीक कह रहे हैं, अगर काम बनता तो मैं थका हुआ होने के बावजूद पहले आपको इत्तला देता। चले भाई, पहले खाना खाएं। शकीला ने उसकी प्लेट में रोटी रखी, फिर अम्मा और अब्बा को मुखातिब करके बोलने लगी। कम से कम खाना तो आराम से खाने दें, ये सारी बातें आप बाद में भी तो कर सकती हैं। शकीला के टोकने का इतना फायदा जरूर हुआ कि खाना खामोशी से खाया गया था। इसके बाद अब्बा छोटे कमरे में चले गए। शकीला और नबीला बर्तन समेटने लगी। अनीला ने सिर्फ फर्श साफ करके सोने के लिए चादर बिछा दी थी और फिर अम्मा के साथ उनकी चरपाई पर वो आ बैठा। गोके खाने के बाद उस पर भी सुस्ती सवार हो गई थी और दिल चाह रहा था कि चुपचाप जाकर सो जाए, लेकिन महज इस ख्याल से कि अम्मा के पास बैठ गया उन्होंने अपने इरादे से आगाह कर कि उन्हें अपने इरादे से आगाह कर सके। यहाँ नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरने से बेहतर है कि वो कहीं बाहर निकल जाए। और जितनी भाग दौड़ वो यहाँ नौकरी हासिल करने के लिए कर रहा है, इतनी भाग दौड़ और कोशिश बाहर जाने के लिए करे, इसमें उस सबका फायदा है। अभी वो बात करने का सोच ही रहा था कि शकीला और नबीला भी फारिग होकर उनके पास आ बैठी। जिस अंदाज से वो बैठी थीं, इससे समझ गया कि वो कोई बात करना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी बात रोककर उन दोनों की तरफ देखने लगा। भाई, एक दिन आप अपने किसी दोस्त का जिक्र कर रहे थे। शकीला उसे मुतवज्जा होकर कहने लगी। वही जिसके बारे में आप बता रहे थे कि उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन की फिल्म है, पता नहीं क्या नाम ले रहे थे उसका। शहरोज अहमद, उसने कहा। हाँ वही, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? हो सकता है उनके पास कोई जगह खाली हो, और अगर नहीं भी होगी तो वो आपके लिए। बाकी बात उसने खुद ही मुकम्मल ना की कि भाई खुद ही समझ जाएगा। हाँ, उसने गहरी सांस के दौरान हाँ कहते हुए शकीला की बात काट दी, फिर अम्मा की तरफ देखते हुए बोला। अम्मा, मैं अब कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? क्या सोच रहे हो? अम्मा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ मारे मारे फिरने से बेहतर है कहीं बाहर निकलने की कोशिश करूँ। फिर समझाने के अंदाज में कहने लगा। देखें ना माँ, यहाँ नौकरी करने से क्या मिलेगा? 1200-1500 रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1000। आमदनी का कुछ तो ज़्यादा फायदा होना चाहिए ना। अम्मा, हमें अब सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। शकीला नबीला पढ़ाई से फारिग होकर घर बैठी हैं, कल को नीला भी फारिग हो जाएगी, तो क्या हमें इनकी शादी वगैरह नहीं करनी? और फिर घर की हालत आप देख ही रही हैं। इस घर में कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा, जबकि मैं घर ठीक ठाक करके बहनों को अच्छी जगह ब्याहूं और ये सी सूरत मुमकिन है कि अम्मा मैं बाहर जा सकूं। आप नहीं जानती, वहाँ की मेहनत मजदूरी से जितना पैसा मिलता है इतना तो यहाँ की अफसरी से भी। इससे उसने अचानक जैसे मसले को छेड़ दिया था, उससे अम्मा भी सोच में पड़ गई। देखे ना अम्मा, यही 2-4 साल हैं, वो अगर मैंने यहाँ गवा दिए तो हमारा कोई एक मसला नहीं होगा। शकीला की उम्र 2-4 साल बाद आपकी सोच में कितनी होगी? कहते तो तुम ठीक हो, अम्मा पुरसोच अंदाज में सर हिलाती हुई बोली। लेकिन बेटा, बाहर निकलने के लिए कुछ रुपया चाहिए होगा। चाहिए तो ज़रूर, लेकिन उसे आप मसला ना बनाएं। कहीं से भी कर्ज ले लेते हैं, कुछ आप कुछ मैं। अम्मा, मैं 2 महीनों में लौटा दूंगा। अम्मा के खामोश रहने पर कहने लगा। फिर आप इजाज़त दे रही हैं मैं कोशिश करूं? क्या कोशिश करोगे? किसी भी एजेंसी से रब्ता करूंगा, वो 15-20 हज़ार लेकर मुझे बाहर भेज देंगे। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा। यहाँ से वो जिस काम के लिए भेजेंगे चला जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं अपने तौर पर कोशिश करके मज़ीद अच्छा काम तलाश कर लूंगा। भाई ठीक कह रहे हैं अम्मा, नबीला ने उसकी तायीद की। जैसे तुम मुनासिब समझो बेटा, मगर असल मसला तो 15-20 हज़ार का है। अम्मा शीशो पंच की कैफियत में थी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है अम्मा, आप जिससे भी मेरे बारे बाहर जाने का कहकर कर्ज लेंगी वो कम। आप बड़े मामू से कहें या चचा जान से, और जो कमी पेशी होगी वो मैं अपने दोस्तों से पूरी कर लूंगा। वापसी की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं 2 महीने में सबकी रकम लौटा दूंगा।
میں تمہارے ابا سے بات کروں گی۔ صرف بات نہیں اماں، انہیں قائل بھی کرنا ہے اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں۔ اماں نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ بس تو طے ہو گیا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے اپنے اندر ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ پیدا کر چکا تھا۔ وہ خواتین جو چھوٹی آپا کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی ہوئی گئی تھیں، وہ پھر آ گئیں۔ اماں کو حیرت تو ہوئی لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ اسی طرح عزت سے بٹھایا اور بیٹھتے ہی ایک خاتون کہنے لگیں، ہمیں لڑکی تو اسی دن پسند آ گئی تھی، بس ذرا ہم آپس میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اظہار نہیں کیا۔ اماں نے تحمل سے ان کی باتیں سنی اور پھر لڑکے کی بابت معلوم کیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکا پرائیویٹ کمپنی میں اسٹور کیپر ہے تو اماں نے انہی کا جواب لوٹا دیا تھا، میں اپنے میاں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گی۔ بہن، مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ کل گھر آ کر لڑکے کو دیکھ لیں اور بات پکی کر لیں۔ نہیں بی بی، عمر بھر کا معاملہ ہے، اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ میں اطمینان سے اپنے میاں سے مشورہ کر لوں، پھر کوئی جواب دے سکوں گی۔ اماں نے سہولت سے انہیں سمجھایا۔ جب وہ خواتین دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئیں تو اماں مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہیں۔ وہ سب بہنیں حیران تھیں کہ یہ اماں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ کتنی فکر مند رہتی تھیں چھوٹی آپا کی طرف سے، اور اب جب ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بجائے خوش ہونے کے منہ پھلائے پھر رہی ہیں۔ کلثوم اور ہما کچھ دیر تک تو اماں کا منہ ٹھیک دیکھتے ہوئے خاموش رہی تھیں، لیکن زیادہ دیر تک ان سے بھی برداشت نہ ہوا تھا۔ چھوٹی آپا کو شوق نظروں سے دیکھتے پہلے دبی دبی مسکراہٹ ہونٹوں پر مچلی، پھر بے ساختہ ہنسی کے دوران ہی دونوں نے گانا شروع کر دیا، بنو رانی دلہنیا بنے گی۔ ارے، رابعہ نے ان دونوں کو روکنا چاہا، لیکن جب چھوٹی آپا پر نظر پڑی تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ چھوٹی آپا بظاہر ان دونوں کو گھور رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بکھرے ان گنت رنگ اس بات کے عکاس تھے کہ انہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے چھوٹی آپا کے چہرے پر پھیلی قوس قزح کو دلچسپی سے دیکھا، پھر عادت کے مطابق جانے کہاں کھو گئی۔ نظریں ان کے چہرے پر جمی تھیں اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسی وقت اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ کچھ دیر تک خاموشی سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر قدرے اونچی آواز میں ڈانٹتے ہوئے بولی، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ بند کرو یہ سب۔ اماں، خوشی کا موقع ہے، کلثوم نے کہا تو اماں کو مزید غصہ آ گیا۔ خوشی کا موقع؟ کیسی خوشی؟ کہاں کی خوشی؟ کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ کیا تمہارے ابا کی کوئی لاٹری نکلی ہے؟ اماں، یہ تو چھوٹی آپا کے لیے، اس نے ڈرتے ڈرتے اماں کی طرف دیکھتے کہنا چاہا، لیکن ان کی گھوٹی نظروں کے سامنے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ چلو اٹھو تم سب یہاں سے، رات کے کھانے کی فکر ہے کہ نہیں؟ اماں نے سب کو اٹھا دیا تھا۔ رابعہ سالن چڑھا دو اور تم آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چھوٹی دونوں کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ دیا تھا تو وہ دونوں برا منہ بناتی ہوئی ان کے پیچھے چل پڑیں۔ رات میں وہ حسب عادت ستاروں کے جھرمٹ میں مانو چہرے کی شوخیاں دیکھتے ہوئے خوابوں کی سرزمین پر بھٹکنے لگی۔ جب اماں کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا، وہ ابا میاں کی چرپائی کے پاس ہی کھڑی انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں، سو گئے کیا اکرام علی؟ نہیں تو۔ ابا میاں نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، اور اماں ان کے پاس بیٹھتی ہوئی یوں بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگیں جیسے اندازہ کر رہی ہوں کہ سب سو گئی ہیں یا نہیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، پھر اماں اپنا اطمینان کر لینے کے بعد ابا میاں سے کہنے لگیں، آج پھر وہ عورتیں آئی تھیں اپنی صوفیہ کے لیے۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ ابا میاں کے لہجے میں بے صبری تھی۔ کہہ رہی تھیں ہمیں لڑکی پسند ہے، اب آپ لڑکے کو دیکھ کر بات پکی کر لیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے اب تم۔ لیکن اکرام علی، ابا میاں کی بات پوری ہونے سے پہلے اماں بول اٹھی تھیں، ہمیں لڑکا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بغیر دیکھے ہی؟ نہیں، بلکہ میں یہاں صوفیہ کی شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ لڑکا کسی پرائیویٹ کمپنی میں اسٹور کیپر ہے، نہ ذاتی گھر اور نہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہے، جبکہ افراد بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں۔ ایسے حالات میں تو میری بیٹی… نیک وقت، ابا میاں نے ٹوک دیا، اللہ پر بھروسہ رکھو، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ تمہاری بیٹی بھگوان ہو جو اس گھر میں جاتے ہی… نہیں کرام علی، بیٹیوں کے نصیب کھول کر نہیں دیکھے ہم نے، اور اگر مجھے اپنی بیٹی کے باغبان ہونے کا پختہ یقین ہو تب بھی میں یہ رسک نہیں لے سکتی، اور جہاں تک اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے تو اس پر بھروسہ ہے، جب ہی تو میں نے امید کا دامن تھام رکھا ہے۔ جس طرح بڑی کی شادی اچھے گھر میں کی ہے اسی طرح باقیوں کی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس بھروسے آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دوں تو اللہ بچا لے گا، تو یہ مجھ سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ بھروسہ نہیں حماقت ہے۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی۔ تم غلط نہیں کہہ رہی، لیکن تمہیں صوفیہ کے ٹنکس بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے لیے دامن پھیلا رہا ہے تو انکار مت کرو۔ ابا بھی زور دے کر بولے کہ شاید اماں نرم ہو جائیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اکرام علی،
एक मामूली सा नुक्स ही तो है। कौन सा खुदा न खास्ता मेरी बेटी लूली लंगड़ी। कदर तौकफ के बाद कहने लगी, इसमें इसमें अगर ऐब है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो ऐरा गैरा इसका हाथ मांगे मैं उसी के हाथ में थमा दूं। इसके लिए भी उसी तरह सोचती और चाहती हूँ जो बड़ी के लिए चाहा। और ज़रा ईमानदारी से बताओ कि बड़ी को आसूदा हाल देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? क्यों नहीं, उसे देखकर तो आंखों में और सीने में ठंडक उतरती है। बस तो फिर बाकियों की तरफ से भी अपनी आंखें ठंडी रखना चाहती हूँ। अम्मा के फैसला कुन अंदाज में अब्बा मियाँ ही खामोश रहे थे। मैं कल ही बुआ को बुलवा कर उन्हें मना करवा दूंगी और फिर बुआ से भी साफ साफ कह दूंगी कि रिश्ते लाने तो अच्छे घरों के लाए, वरना अपने घर बैठी है। ऐसे घर में बेटी ब्याहने से बेहतर है कि मैं बेटी को अपने घर बिठाए रखूं। आगे की 100 परेशानियों से ये एक परेशानी गनीमत है। फिर उठते हुए बोली, ऐसी कोई नहीं निकली जा रही लड़कियों की उम्र। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देगा। हाँ, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब्बा मियाँ दोबारा लेटते बोले तो अम्मा अपनी चारपाई की तरफ चली गई थीं। उसने अम्मा को अपनी चारपाई पर बैठते और फिर लेटते महसूस किया था। फिर तवील सांस लेते पलकों के दर खोल दिए थे। खुले आसमान पर सितारे उसी जगह जगमगा रहे थे और ऐन नजरों के सामने वही सितारों का झुरमुट, इसमें से झांकता वही मानूस चेहरा। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसे छोटी आपा के चेहरे पर फैले कौसो कजाक के रंग याद आने लगे और उसने सोचा, सुबह जब छोटी आपा को मालूम होगा कि अम्मा ने उनके लिए आया पैगाम रद्द कर दिया है तो पता नहीं उनके एहसासात क्या होंगे। गो कि अम्मा गलत नहीं सोच रही। हर माँ की तरह इनकी भी यही ख्वाहिश है कि बेटियां खुशहाल घरों में जाएं। लेकिन इस ख्वाहिश को जिस तरह उन्होंने अपने आप पर तारी कर लिया है वो यकीनन ठीक नहीं। इतनी मुश्किल से तो किसी ने छोटी आपा के लिए हामी भरी है और अम्मा उसे भी अपनी ख्वाहिश की नज़र कर रही हैं। कम अज कम आपा से तो पूछ लें कि वो चाहती क्या है। हो सकता है छोटी आपा हर किस्म के हालात में गुजारा करने का हौसला रखती हों, और छोटी आपा ही क्या, हौसला तो हर लड़की माँ के पेट से लेकर पैदा होती है। इसके साथ ही वो अपने बारे में सोचने लगी और अपने लिए सोचते साकिब हसन का ख्याल आया तो अचानक दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन धड़कनों में कोई खुशगवार सा एहसास नहीं जागा था, बल्कि एक अनजाना खौफ, और खौफ में धड़का कि साकिब हसन भी तो हालात का शिकार और बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ शख्स है। वो अम्मा के मयार पर क्यों कर पूरा उतरेगा? मेरे खुदा, इसमें बेतहाशा धड़कते दिल के साथ दोनों हाथ दिल पर रख दिए थे। मैं तो साकिब हसन के बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती, और जो अम्मा ने उसे रद्द कर दिया तो क्या करूंगी? बहुत देर तक वो इसी अंदाज में सोचती रही और आखिर में इसी तरह अपने आप को बहला लिया था। वो जॉब की कोशिश तो कर रहा है ना, और फिर जब तक छोटी आपा की शादी हो सकता है तब तक वो किसी काबिल हो चुका हो। सुबह वो अपने मामूल के मुताबिक उठी थी। नमाज से फारिग होकर अम्मा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता करने के बाद कॉलेज चली गई। रात की सोचों ने उसे खासा पसीमुर्दा कर दिया था। पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा, और फिर आज अनीला भी नहीं आई थी, जिससे वो कुछ मायूस हो गई। उसने सोचा था अनीला को लेने के बहाने साकिब हसन आएगा तो उसे हालात बताएगी, अपने खदशात का इजहार भी कर देगी, और अब साकिब के आने की उम्मीद भी कम थी। उसने बहुत बेदिली से पीरियड अटेंड किए और आखिरी पीरियड तो छोड़ ही दिया था, क्योंकि कुछ देर यूं ही लाइब्रेरी में बैठी, उसके बाद घर जाने का इरादा करके उठ गई थी। कॉलेज गेट से निकली तो सामने ही साकिब हसन खड़ा नजर आया, जिसे देखते उसकी आंखें चमकने लगी। मेरा ख्याल था कि आज तुम नहीं आओगे, वो उसके करीब पहुंचते ही कहने लगी। क्यों? वो मुस्कुरा दिया। अनीला जो नहीं आई। बेवकूफ़ लड़की, अनीला का तो सिर्फ बहाना होता है, वरना। वो शौकी से बोला। अच्छा चलो, वो उसकी शौक नज़रों के किताब ना लाकर बोली, और इससे पहले ही कदम आगे बढ़ा दिए थे। सुनो, वो उसके साथ कदम मिलाते बोला, मेरे साथ चलो। चल ही तो रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि किसी ऐसी जगह जहाँ कुछ देर बैठकर हम इत्मीनान से बात कर सकें। वो एकदम कदम रोककर उसकी तरफ देखने लगी तो वो फौरन बोला, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। और कुछ ज़रूरी बातें तो उसे भी करनी थी। फिर भी वो सोच में पड़ गई। चलो, अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं होता तो ना सही। वो उसे सोच में देखकर मसालेहाना अंदाज में बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने कहा, और फिर वो मखसूस माहौल की परवरदा लड़की दिल में कुछ डर और खौफ लिए कुछ झिझकती उसके साथ चल पड़ी थी।